एवोल्यूशन करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो अपना पिछला टॉपिक थर्मोडायनामिक्स था उसको बारे में आगे की चर्चा करते हैं। क्या था, हमने बेसिक फंडामेंटल देखा, ऊष्मा होती क्या है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज क्या है, जो सारी देखी आपने वो सारा बेसिक फंडामेंटल था। अब इसके आगे की अपन चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली एवं परिभाषाएं ऊष्मा की। तो वही चैप्टर रहेगा अपना थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मा गति की अब चर्चा करते हैं इसके बारे में। होती क्या है अपन ने पढ़ा ही है इसके बारे में। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। डेफिनेशन देते हैं इसकी बढ़िया सी ताकि और अच्छे से समझ सके इसको। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। दूसरी वाली बात, ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है। उच्च से निम्न की ओर होता है। यह होता क्या है उच्च से निम्न की ओर, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। हाँ, उच्च से निम्न की ओर। वही वाला उदाहरण ले लेते हैं। आपने किसी पात्र में गर्म जल भर रखा है, गर्म जल, ये आपका निकाय हो गया। इसके अलावा जो बाकी बचा, मैंने समझाया था पिछली क्लास में कि बाकी का जो बचा होता है उसे सराउंडिंग, जो अपन को चारों तरफ से घेर रखा है, या परिवेश बोल देते हैं इसे। अब ये गर्म जल भरा हुआ है, इसमें ऊष्मा है, तो ऊष्मा का निष्कासन इसकी परिसीमा से, परिसीमा मतलब निकाय की दीवार या बाउंड्री, जिसे बाउंड्री बोलते हैं। एक तरह की काल्पनिक दीवार होती है, अपने सामने दीवार है, क्या हम इसके ऊष्मा को बाहर निकलने से रोक पा रहे हैं? नहीं, इसलिए इसे काल्पनिक दीवार भी कहा जाता है, क्योंकि अपन इसको ऊष्मा को बाहर निकलने से या हीट को बाहर एग्जिट होने से नहीं रोक सकते हैं। तो ऊष्मा का क्या हो रहा है, बाहर परिवेश की ओर, परिवेश की ओर उत्सर्जित हो रही है। अतः यहां पर क्या है, उच्च। ऊष्मा क्या है, उच्च, और परिवेश का ताप क्या है, निम्न। अरे इसको गर्म क्यों बोला अपन ने, क्योंकि परिवेश का ताप भी इतना, मान लो कि परिवेश का ताप मान लो 49 डिग्री सेल्सियस था और इसका ताप है 37 डिग्री सेल्सियस। अब मैं कहूंगा ऊष्मा परिवेश से निकाय की तरफ आ रही है, लेकिन यहां पर क्या है, 49 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ पानी, मान लो 49 डिग्री सेल्सियस है। अब बाहर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा, निकाय से परिवेश की ओर, निकाय से परिवेश की ओर। तो हमेशा ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की ओर होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, होप, आशा करता हूं। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल व सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। एसआई मात्रक जूल रहेगा और सीजीएस मात्रक कैलोरी रहेगा। ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। मैंने पिछली कक्षाओं में बताया भी था, जैसे किसी नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण लूं, नाभिकीय ऊर्जा आपको पता होगा
परमाणु भट्टियों में यूरेनियम को विखंडित करके या अनेक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को विखंडित करके हीट जनरेट की जाती है। यूरेनियम से क्या हीट जनरेट कर दी जाएगी? हीट या ऊष्मा। ऊष्मा से पानी गर्म किया जाएगा किसके अंदर? बॉयलर के अंदर। और जो भाप बनेगी उसे टरबाइन चलाया जाएगा और टरबाइन से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। बात थी हीट की, ऊष्मा ही विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में काम में ली जा रही है। तो ऊष्मा के बहुत सारे इफेक्ट है। आप जैसे देखा होगा सोलर प्लेटें, प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये सब क्या है? कार्य होते हैं। सब कार्य में कैसे तब्दील किया जाए, इसे कार्य के रूप में कैसे उपयोग किया जाए। अब इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली परिभाषा की बात करते हैं, क्योंकि आपने जो इतना पढ़ा है ये एक तरह का बेसिक फंडामेंटल था, इसे रिवाइज के लिए मैंने उपयोग किया था। अब आप देखो शब्दावली या परिभाषाएं। परिभाषाएं, ये आपके पास चाय का कप है, अच्छा सा उदाहरण है, देख लो। ये चाय है, गर्म है, और निकाय और परिवेश। ये आपका निकाय, जिस चीज में आप कोई भी चीज का जिसको आपने अध्ययन के लिए चुना है, तंत्र, निकाय या सिस्टम या तंत्र भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देता हूं मैं। ऊष्मा गति का वह निकाय, ऊष्मा गति का वह भाग जिसको अध्ययन के लिए चुना गया है। ये कप रखा हुआ है, चाय गर्म है, इसके बाहर का जो सारा वातावरण है ये परिवेश कहलाएगा या सराउंडिंग या पारिपार्श्विक। या ब्रह्मांड बोल दो। ये परिवेश कहलाएगा और ये निकाय कहलाएगा। आपने देखा ये निकाय है, चाय का कप ही मैंने निकाय मान लिया। इसको निकाय क्यों माना? निकाय होता क्या? ऊष्मा गति का वह भाग, ब्रह्मांड को छोड़कर बाकी का सारा, ब्रह्मांड को छोड़कर बाकी का सारा निकाय कहलाता है। ये परिवेश को छोड़कर आप ऊष्मा गति की अध्ययन के लिए जिस चीज को उपयोग कर रहे हैं वही आपका निकाय हो सकता है। निकाय जरूरी नहीं चाय का कप हो, आप पहाड़ हो सकता है, जिस चीज को आप अध्ययन करना, नदियां हो सकती है, कोई पात्र हो सकता है, रेल का इंजन भी हो सकता है। जिसके ऊपर आपको ऊष्मा गति का अध्ययन करना होता है वो कुछ भी आप इसके रूप में निकाय या सिस्टम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी का बचा है वो परिवेश कहलाएगा। मैंने यहाँ निकाय के रूप में चाय का कप उपयोग कर लिया। मेरा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा क्या है? चाय का कप। दिखने में चाय का कप है लेकिन एक तरह का ये क्या है? निकाय।
मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि ऊष्मा का बाहर उत्सर्जन किस प्रकार हो रहा है। अब आपने देखा कि आपसे कोई पूछ ले ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा बाहर कहां से कहां की ओर प्रवाहित हो रही है, आप कह दोगे निकाय से परिवेश की तरफ जा रही है साहब ऊष्मा। लेकिन मैं बोल दूं क्या इसकी परिसीमा से भी बाहर जा रही है? हाँ, ऊष्मा का उत्सर्जन इसकी बाउंड्री लाइन से भी बाहर हो रहा है, इसकी बाउंड्री लाइन से बाहर भी, या इसकी परिसीमा से के माध्यम से भी ऊष्मा का उत्सर्जन बाहर की ओर हो रहा है। तो ये परिसीमा क्या होती है? पर निकाय व परिवेश के बीच में पाई जाने वाली बाउंड्री लाइन। ये बाउंड्री लाइन आपको कब की जो चारों तरफ की दीवारें या वॉल दिख रही है ना, ये परिसीमाएं होती है जो ऊष्मा के बाहर प्रवाह होने का विरोध कर रही है या इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊष्मा का धीरे धीरे बाहर जा रही है और छाई ठंडी होती जाएगी। मतलब इसकी जो सारी हीट वो कहां चली गई है? परिवेश में। और परिवेश का ताप, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे निकाय का ताप, परिवेश का ताप और निकाय का ताप बराबर हो जाएगा। और ऊष्मा इधर उधर जाना आना बंद कर देगी। आपने ऐसे उदाहरण, जैसे लॉजिक बताऊं मैं आपको, फ्रिज में रखी हुई पानी की बोतल जिसमें बिल्कुल बर्फ से भरी हुई है, आपको उसको ठोस अवस्था से द्रवावस्था में लाना तो सबसे बड़ा काम है। उसको किसी भी पात्र में डाल दो, पानी में डाल दो, उसकी जो हीट थी या उसमें ऊष्मा थी वो पानी के माध्यम से वो परिवेश में, जो पानी की बोतल थी आपका वो तो निकाय हो गया, जो बाहर पानी भरा हुआ है वो परिवेश हो गया। तब उसकी हीट का जनरेट वो बाहर की ओर एग्जिट होगी बोतल से पानी की ओर, बोतल से पानी की ओर, और धीरे धीरे वो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा उसका, है ना। जो बर्फ था वो पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पानी में कन्वर्ट होने के बाद वो धीरे धीरे बाहर का पानी का टेम्परेचर और बोतल के अंदर का पानी का टेम्परेचर बिल्कुल दोनों बराबर हो जाएंगे। देखा होगा, ये ऊष्मा के प्रवाह का ही तो अध्ययन है। कहां से? निकाय से परिवेश की ओर या परिवेश से निकाय की ओर। अब मान लो कोई पात्र था, ये चाय थी, चाय को गर्म करना है, अब गर्म कर रहे हैं तो बाहर परिवेश से निकाय में हीट दे रहे हैं। अब इसको मान लो गर्म ही करना हो, ये गर्म कर रहे हैं साहब। अब यहां परिवेश से निकाय की तरफ ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा साहब। तो ये एक तरह की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, इसी को ही ऊष्मा गतिकी कहा जाता है। अब डायनामिक जो शब्द का उपयोग किया गया है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है। डायनामिक का मतलब है बहुत सी प्रकार की मशीनरी चीजों को संचालित करना, किसके माध्यम से? हीट के माध्यम से। इसलिए यहां काइनेटिक न लिखकर डायनामिक शब्द का उपयोग किया गया है। तो परिभाषाओं में यही है, निकाय क्या होती है? ब्रह्मांड का वो भाग जिसे अध्ययन के लिए चुना गया हो निकाय कहलाएगी। ब्रह्मांड का वो भाग जिसे अध्ययन के लिए चुना गया हो निकाय कहलाएगी। निकाय को छोड़कर जो बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ आपका परिवेश, वातावरण, पूरी गैसें, आपको चारों तरफ से जो भी घेर रखा वो परिवेश, सराउंडिंग या पारिपार्श्विक कहलाएगा। और रही बात परिसीमा की या बाउंड्री की, तो इसको काल्पनिक सीमा मान लो। काल्पनिक सीमा, काल्पनिक परिसीमा। काल्पनिक परिसीमा मान लो इसे। तो हीट क्या करेगी? निकाय से परिवेश की ओर काल्पनिक सीमा को क्रॉस करते हुए बाहर जाएगी। तो मैंने महत्वपूर्ण डेफिनेशन स्टार्टिंग में यही लिखी थी, निकाय से परिवेश की ओर ताप में अंतर के कारण ऊष्मा निकाय की जिस सीमा से बाहर निकलती है उसे ऊष्मा कहा जाता है। महत्वपूर्ण डेफिनेशन अपनी यही थी, लेकिन इतने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसको समझ रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण शब्दावलियों का उपयोग किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और इसका अर्थ होता क्या है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा या ताप होता क्या है, इसे कैसे नापते हैं? ऊष्मा को नापने के लिए कोई ना कोई स्केल तो होगा ही, सही ना, आप जानते हो। कोई चीज जनरेट की जाती है तो उसको नापने का सिस्टम भी होता है। जैसे कोई लंबाई है, लंबाई को आप मीटर में, किलोमीटर में नापोगे। हीट को भी नापने के लिए कोई स्केल तो होगा ना, उसके लिए इसको होता है ताप स्केल, जो आप महत्वपूर्ण अपने जीवन में, दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। डॉक्टर के पास जाओगे, तापमापी होती है, वो क्या करता है? बुखार आ रहा हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तापमापी की सहायता से नापेगा वो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब हीट आपकी बॉडी की हीट बढ़ रही है जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है।
तो किसके माध्यम से पता लगाएगा? तापमापी से पता लगाएगा कि आपको आपकी बॉडी का मतलब हीट टेम्परेचर कितना है। तो ताप स्केल पुराने जमाने में से पता हो तो आपको इसे क्या कहा जाता था? बहुत से अभी तक भी इसे सेंटीग्रेड बोलते हैं, सेंटीग्रेड, पर मैं कहता हूं ये गलत है, सेंटीग्रेड नहीं है, इसे अभी डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोला जाता है, इसे डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं अभी, ये गलत है। तो ताप स्केल की बात कर रहा हूं तो कुछ पैमाने होते हैं जिसके माध्यम से हीट को या ताप को नापा जाता है। जैसे मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस वाली की, C/5, अच्छा सा फॉर्मूला है इसका, फ़ारेनहाइट, इसका भी उपयोग पढ़ा होगा आपने, ये भी ताप स्केल होता है, F-32/9। एक होता है रोमर स्केल, ताप स्केल 4। एक होता है केल्विन पैमाना, जिसके माध्यम से भी हीट नापी जाती है, 273.15। आपको कह दिया जाए कि कमरे का तापमान कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो सीधा सा बड़ा सा फंडा अपने पास, 37 डिग्री सेल्सियस में साहब केल्विन वाला जोड़ दो, 273.15, आपका जो आएगा केल्विन में आंसर आ जाएगा। अब जब केल्विन दे रखा हो, डिग्री सेल्सियस की बात करें तो केल्विन में से 273.15 में से डिग्री सेल्सियस दे रखा हो वो घटा दो, आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। इसे कहते हैं ताप स्केल। ऊष्मा के गुण या कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जिनको गुण के माध्यम से या प्रॉपर्टीज के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव एक प्रॉपर्टी, गुण, और दूसरी वाली होती है इंटेंसिव, प्रॉपर्टी। हिंदी में नाम की बात करूं तो ये होती है मात्रा आश्रित, मात्रा पर निर्भर करती है। आश्रित का मतलब ये है मात्रा पर निर्भर करती है। ये वाली प्रॉपर्टी होती है मात्रा अनाश्रित, मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। इसको गहन भी बोला जाता है, इसको विस्तीर्ण गुणधर्म कहा जाता है हिंदी में। इसमें कौन कौन सी भौतिक राशि आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक्सटेंशन प्रॉपर्टी के अंदर आती है द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, आयतन, एंट्रोपी, इसे डेल्टा एस के माध्यम से दर्शाया जाता है। एंथैल्पी, एंथैल्पी इसको डेल्टा एच के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा बात करूं ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा इसके अंदर नहीं आती, इसके अंदर आती है ऊष्माधारिता, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई थी ऊष्माधारिता।
इसके अंदर आती है दाब, ताप, घनत्व, शांता, विशिष्ट ऊष्मा, पश्च तनाव, गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रा आश्रित, मतलब मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे पदार्थ का द्रव्यमान हो सकता है, जिस पात्र के अंदर ले रहे हो उसका आयतन होगा, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब ऊष्मा के ही गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। ये सारे ऊष्मा और ऊष्माधारिता, आप करें ऊष्मा तो यहां भी है, यहां पे भी है। ये ऊष्मा, ये विशिष्ट ऊष्मा, ये विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के लिए ली जाती है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है, गहन गुणधर्म है। और ये ऊष्माधारिता, ये किसी निकाय के लिए, सिस्टम के लिए, ये सिस्टम के लिए लागू होती है। ये विशिष्ट ऊष्मा, ये पदार्थ के लिए लागू होती है, जो निकाय के अंदर पदार्थ है। पदार्थ ही कौन सा, जिसका भी नाप तोल हो, जैसे 1 मोल हो सकता है, 1 ग्राम हो सकता है, मतलब उसका नाप तोल हो, तो उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। इसकी अच्छी सी डेफिनेशन भी है। ऊष्माधारिता, अगर समझ नहीं आ रही हो तो ऐसे समझ लो, इसको यहां समझा देता हूं मैं। ऊष्माधारिता किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा, उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। किसी निकाय का, मैंने सिस्टम की बात की है, या कोई भी पात्र हो सकता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट के लिए उसको उपयोग कर रहे हो, तो किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा की बात करूं, डेफिनेशन वही रहेगी, किसी पदार्थ का, अंतर आ गया ना, या किसी निकाय का। निकाय का बढ़ा देते, बाद में सिस्टम की करा था, यहां पे यहां बात कर रहा हूं किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा, बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा, ऊष्मा। अब पदार्थ लिया है निकाय के अंदर, तो उसका क्या होगा, नाप तोल होगा। अब कह रहे हो कि नाप तोले से तो मात्रा पर तो निर्भर ही नहीं करती है, तो बताऊंगा मैं ये भी। देखो, घनत्व, इसे घनत्व कहा जाता है, इसे डी से प्रेजेंट किया जाता है, घनत्व। अब घनत्व कहां आया, यहां पे, तो ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये है इंटेंसिव, इंटेंसिव है। लेकिन अपन डी बराबर, आपने पढ़ा होगा m/v, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। जब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को लिया जाता है तो उसका हमेशा देखते हैं कि वो एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जब किसी पदार्थ को प्रति ग्राम या प्रति मोल के हिसाब से लिया जाए तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जो द्रव्यमान, वो आयतन, वो कहां पे आ रहे हैं, यहां पे देख रहे हो आप, इसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। तो यहां पे जब किसी पदार्थ को प्रति ग्राम या प्रति मोल मात्रा में लिया जाए तो एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। देखो इसके बारे में,
महत्वपूर्ण टॉपिक नोट डाल के, जब किसी पदार्थ को ग्राम या मोल मात्रा के रूप में लिया जाए तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है, प्रॉपर्टी होता है। देखो घनत्व कहां था, यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब D बराबर m/v, द्रव्यमान और आयतन, द्रव्यमान आयतन तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अब इसको विशिष्ट रूप से देखेंगे द्रव्यमान क्या होता है। जैसे मान लो आपने कोई पदार्थ 1 ग्राम ले लिया जिसका आयतन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, आप तो जानते हो 2D है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयतन। तो एक तरह की इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई। जब किसी पदार्थ को पर ग्राम पर मोल की मात्रा में लिया जाए तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। तो ये है इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म, जिसके अंदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर मात्रा पर आश्रित होते हैं, इनकी विशिष्ट मात्रा होती है, विस्तृत गुणधर्म होता है। जैसे द्रव्यमान, आयतन, एंट्रोपी, एंथैल्पी, उष्माधारिता को मैंने समझाया था। उष्माधारिता होता क्या होती है, किसी निकाय का ताप 1 ग्राम या 1 डिग्री एक केल्विन बढ़ाने हेतु आवश्यक उष्मा उसकी उष्माधारिता कहलाती है। जबकि विशिष्ट उष्मा यहां पे भी है, कंफ्यूजन होने का टॉपिक है ये, उष्मा और उष्माधारिता कौन सी है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत से कंपटीशनों में और बोर्ड एकेडमिक परीक्षाओं में कि उष्माधारिता क्या होती क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से उठता है डायरेक्ट, आपको आंसर पे जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बनता है। आप ये देख रहे हो, ये जो टॉपिक मैंने समझाया वास्तव में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है और आपको डायरेक्ट ही आंसर मिलता होता है, यही लिखा हुआ है आंसर। चाहे कंपटीशन में देख लो, चाहे बोर्ड परीक्षाओं में देख लो, उसका आंसर आपको यही मिलेगा। विशिष्ट उष्मा, अब यहाँ कंफ्यूज जाते हो कि उष्मा तो अपने तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में देखो, उष्माधारिता है, निकाय का ताप बढ़ाने के लिए, ये पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए है। इसे कहा जाता है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने हेतु आवश्यक उष्मा उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है, किसकी, पदार्थ की, और ये निकाय की कहलाती है, ये पदार्थ की कहलाती है। तो दोनों में अंतर यही है। अब इसको साहब याद कैसे रखें, ये भी प्रॉब्लम है, इसको रटने की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसकी बहुत पुराने समय पे एक ट्रिक बनी थी, वो उसको आज भी उपयोग करते हैं, पुराने समय में बनी थी, वो ट्रिक मैं आपके सामने लिख देता हूं। और ट्रिक भी कौन सी है, संस्कृत भाषा में, साइंस का काम है और ट्रिक है अपनी संस्कृत भाषा में। देखो ट्रिक क्या है, ये याद रहने के बाद में आपको ये ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। आप ट्रिक देखो, ट्रिक साहब हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने का काम नहीं है। पुराने समय में देखा जाता था कि साइंस को पढ़ाया जाता था, लेकिन आज देखो तो साइंस को सीखा जाता है। अगर पढ़ने की अपेक्षा आप सीखो तो जल्दी ही आपको हर चीज याद रहेगी। ट्रिक क्या होती है, पुराने समय में बनी थी, संस्कृत वाली ट्रिक है, दाता घनश्याम विप्र के ग्रह आए। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये ट्रिक बन गई साहब। अब इसको एक्सटेंसिव इंटेंसिव बार बार कहां तक देखोगे आप, इधर से उधर, उधर का इधर हो ही जाते हैं। तो बड़े सबसे बढ़िया ट्रिक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की ये वाली याद है, आपको इसमें अंतर नजर आ जाएगा। दा दाब, ता ताप, घन घनत्व, श्याम शांता, वी विशिष्ट उष्मा, प्रस्तनाव, ग्रह गलनांक, के क्वथनांक, आए अपवर्तनांक। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यूं याद आ जाएगी, दाता घनश्याम विप्र के ग्रह आए। बस ये वाले ट्रिक उपयोग करो और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है उसमें छांट लो, क्या दिक्कत है।
और रही बात महत्वपूर्ण पहचान, मात्रा पर अनाश्रित, मात्रा पर निर्भर नहीं करते। जरूरी नहीं कि कोई पदार्थ ले रहे हो आपको वो तोल मोल के लेना पड़ेगा, है ना। मात्रा पर अनाश्रित होता है, जैसे घनत्व है, ये मात्रा पर आश्रित नहीं होता, लेकिन इसका अपन देखते हैं कि डी बराबर एम अपॉन वी होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान तो किसी चीज में भार होता है, कोई भी चीज उठा के देख लो, एक पत्थर है, एक लकड़ी है, उसका भार होगा, इस पेन का भी भार है। कोई भी चीज उठा के देख लो, डस्टर है, डस्टर का भार है, तो मास होता है। प्रत्येक चीज इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बनी है उस चीज का भार होगा। भार मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान जरूर होगा, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, गैस हो, उसका द्रव्यमान जरूर होगा। द्रव्यमान होगा तो उसका मात्रा को नापने के लिए उसकी राशि भी होगी, तो उसको 1 ग्राम, आयतन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेने पर। अब ये प्रॉपर्टी दोनों कौन सी आई, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मात्रा आश्रित। लेकिन इसका दोनों को देखा जाए तो एक तरह का इंटेंसिव में कन्वर्ट होगी। तो इसको सीधा सा तात्पर्य ये है, जब किसी पदार्थ को ग्राम या मोल के मात्रा के रूप में लिया जाए तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, क्वेश्चन इधर देखो, चलो इसमें से क्वेश्चन बनाते हैं अपन। घनत्व कौन सा गुणधर्म है, आपके पास आंसर साफ है और आपको ट्रिक भी याद है। घनत्व कौन सा गुणधर्म है ये तो आपको पता है, लेकिन ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट रखती है। ये भी 2-3 प्रकार की होती है, आगे दिखाएंगे। चलो ठीक है, ये टॉपिक तो यही कंप्लीट हुआ। अब इसके बारे में, कार्य के बारे में बात करता हूं मैं। कार्य होता क्या है, इस प्रत्येक ऊष्मा के फलन के रूप में कार्य की आवश्यकता पड़ती है। कार्य समझ लो, कार्य होता क्या है, कार्य ये ऊष्मा, ऊष्मा मैंने अच्छा सा उदाहरण थोड़ी देर पहले दिया था। आपने देखा होगा परमाणु भट्ठी, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे कहा जाता है परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी में यूरेनियम का क्या किया जाता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम को न्यूट्रॉनों के माध्यम से प्रहार किया जाता है और इससे बहुत ही अधिक मात्रा में, एक तो विस्फोट की तरह बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेट होती है, मतलब ऊष्मा जनरेट होती है। उस ऊष्मा से बॉयलर का पानी गर्म किया जाता है, बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है और इससे वाष्प बनाई जाती है, वाष्प से टरबाइन चलाई जाती है और टरबाइन से विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा को। कच्चा उत्पाद के रूप में अपना यूरेनियम था, ऊष्मा जनरेट हुई है, ऊष्मा को उपयोगी कार्य में बदलने के लिए, ये ऊष्मा का उपयोगी कार्य तो हुआ, आपने ऊष्मा को कहां बदला, विद्युत में, तो आपको इसके फलस्वरूप क्या मिला, कार्य। अभी आपके दैनिक जीवन में उपयोग है या नहीं है। अपना ये प्रक्रम पढ़ रहे थे कि फोकट है, फोकट नहीं था, ये निकाय से परिवेश, परिवेश से समझा जा रहा था, लेकिन इसके रूप में कार्य से उत्पादित की जाती है। इसको कार्य के रूप में अपन उपयोग लेते हैं, हर चीज में लेते हैं। आपने एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलाया, उसका दहन किया, दहन करने के बाद में हीट जनरेट हुई। अरे आपका जो इंजन चल रहा है उसमें फ्यूल के रूप में हीट तो जनरेट कर रहा है, हीट जनरेट करने के बाद में जो बाकी का धुआं बचा होता है वो साइलेंस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। होता तो यही है, कोई नई चीज थोड़ी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही कि हीट कहां से कहां जा रही है और उपयोगी कार्य आपका क्या हो रहा है। तो इसको उपयोगी कार्य को कैसे डिफाइन किया जाए, आप इसको देखो। कार्य W बराबर JH,
W मतलब वर्क, कार्य। ये होती है जूल, ये ऊष्मा का मात्रक कहा जाता है, जूल। और ये होती है हीट, ऊष्मा, इसको नापेंगे कैलोरी में। कैलोरी में, हिंदी में लिख देता हूं, कैलोरी में। और जूल बताया, 1 जूल में 4.2 कैलोरी, 4.2 जूल। छोटा सा W बराबर JS दिखने में लग रहा है, लेकिन बहुत सी बार ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कार्य का मात्रक होता है, कार्य को नापेंगे जूल में। ऊष्मा का मात्रक होता है वो भी जूल में साहब, ऊष्मा का मात्रक भी जूल में होता है। ये हीट, इसको नापेंगे कैलोरी में। कैलोरी तुम्हें पता हो, मैंने दिखाया था इसका बड़ा सा क्रम। ऊष्मा का सबसे बड़ा मात्रक होता है कैलोरी। याद नहीं हो तो एक बार फिर लिख दूं, कैलोरी, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब एक एक है। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? कैलोरी। और सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हुआ? कैलोरी। तो अच्छी सी तरीके से भी याद रखने की, कार्य की जय हो, कार्य की जय हो। ट्रिक को याद रखने का अच्छा सा सिस्टम है, कार्य की जय हो। ये कार्य को डिफाइन किया जा सकता है, अच्छे से सिस्टम है और अच्छी सी ट्रिक है, तो इसे भी याद रखना पड़ेगा। अब बात करता हूं जो स्टार्टिंग में टॉपिक किया था, निकाय। निकाय होता क्या है, अब इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे अपन। निकाय या सिस्टम जिसे कहा जाता है, तंत्र या तंत्र जिसे कहा जाता है। तंत्र 3 प्रकार के होते हैं साहब, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला निकाय, दूसरा होता है बंद निकाय, और तीसरा होता है विलगित निकाय। इसे बोलते हैं इंग्लिश में आइसोलेटेड या एडियाबेटिक भी बोल देते हैं इसे, कंफ्यूज मत हो ना, आगे जाके एडियाबेटिक भी पढ़ोगे आप। एडियाबेटिक ये होता है क्लोज सिस्टम, ये होता है ओपन सिस्टम। उदाहरण भी है, फोटो भी है अपने पास दिखाने के लिए, और अच्छे से समझ भी आएगा, मैं आशा करता हूं। ये खुले पात्र में या भगोना मान लो, कुछ भी समझ लो, आपके दैनिक जीवन की जो घर की आवश्यक चीजें होती हैं। इसमें गर्म पानी रखा हुआ है, अभी ढक थोड़ी रहा, ढक नहीं रहा। अब ढक नहीं रहा तो ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा। ये मैंने कहा था कि निकाय, जो पात्र आप उपयोग कर रहे हो, जिसको आपको अध्ययन करना, वो निकाय कहलाएगा। अब इसका निकाय से ऊष्मा का उत्सर्जन कहां हो रहा? परिवेश की तरफ, परिवेश की तरफ। तो यहां पर ओपन सिस्टम या ओपन निकाय किसे कहा जाता है? जहां से हीट प्लस द्रव्य दोनों का आदान प्रदान हो, ऐसे निकाय को अपन कहेंगे खुला निकाय। जैसे किसी पात्र में गर्म जल, किसी पात्र में गर्म जल, ये अच्छा सा उदाहरण है इसका। जेट इंजन, जेट इंजन वो भी ओपन सिस्टम ही होता है, वो ओपन सिस्टम पे काम करता है, जेट इंजन। दूसरा होता है बंद निकाय। अब ये पात्र था साहब, अब इसको आपने ढक दिया। अब आप कहोगे इसकी परिसीमा तो तीनों 1 2 3 चारों तरफ से बंद है इसकी दीवार, अब वो ऊष्मा निकल के कहां जाएगी? आपकी गलत सोच है, ऊष्मा निकल के कहां जाएगी? ये इसकी बाउंड्री से या परिसीमा से बाहर जा रही है, इसकी बाउंड्री या परिसीमा से बाहर जा रही है। तो यहां पर केवल हीट का ही बाहर एग्जिट होगी, लेकिन
पदार्थ का नहीं, पदार्थ का एग्जिट संभव नहीं है। लेकिन हीट को नहीं रोक सकते आप। यहां पर केवल पदार्थ की मात्रा को आप बाहर निकलने से रोक सकते हैं, या पदार्थ तो बाहर नहीं जा सकता लेकिन हीट तो बाहर निकलेगी। और यहां पर ओपन वाले सिस्टम में देखा जहां पर हीट और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता हो, ऐसे निकाय को कहेंगे हम ओपन सिस्टम। विलगित निकाय, विलगित निकाय होता क्या साहब, इसको भी देख लो। आपके घर में देखा होगा आपने थर्मस, अच्छा सा उदाहरण है इसका। उसकी दीवारें परिबद्ध ऐसी रहती है, आइसोलेटेड निकाय का काम करता हो, जहां से न तो उष्मा और ना ही द्रव्य, उष्मा और ना ही द्रव्य दोनों का आदान प्रदान नहीं हो, ऐसे निकाय कहलाएंगे आइसोलेटेड निकाय या विलगित निकाय, जिसे न तो उष्मा बाहर निकल सके और न ही द्रव्य की मात्रा बाहर जा सके। ऐसे निकाय को कहेंगे विलगित निकाय, आइसोलेटेड, या एडियाबेटिक भी बोल देते हैं, रुद्धोष्म हिंदी में कहा जाता है इसे रुद्धोष्म। रुद्धोष्म मतलब उष्मा बाहर नहीं निकले। इसका उदाहरण देख लो, थर्मस में रखी चाय, थर्मस में रखी चाय, रखी गर्म चाय, जिसे न तो पदार्थ का और न ही उष्मा का एग्जिट आदान प्रदान नहीं हो, ना तो ये अंदर आए ना बाहर जाए, सीधी सी बात। और दूसरा उदाहरण देखो, अचानक फटने से पहले साइकिल की ट्यूब, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अचानक फटने से पहले साइकिल की ट्यूब, ये भी एडियाबेटिक होता है। अचानक फटने से पहले साइकिल की ट्यूब, फटने के बाद नहीं होगा, फटने से पहले जिसमें हवा भरी हो, बिल्कुल दाब पर कंप्रेस्ड हो, वो कहलाएगी अचानक फटने से पहले आइसोलेटेड निकाय। अचानक फटने से पहले, फटने से पहले साइकिल की ट्यूब, साइकिल की ट्यूब, साइकिल की ट्यूब, ये तो समझ में आ गया। बंद पात्र में जल, गर्म जल, बंद पात्र में गर्म जल। तो हमारे पास निकाय के बारे में पढ़ा अपन ने। निकाय 3 प्रकार के होते हैं इसी पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कोई सा चौथा प्रकार का निकाय कभी बना ही नहीं है ना बना है। ये 3 ही प्रकार के होते हैं। खुला निकाय, जिसमें हीट प्लस द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता हो, ऐसे निकाय को हम खुला निकाय कहते हैं। जहां पे हीट भी बाहर आ जा सकती है, उसके साथ में द्रव्य का भी आना जाना रहेगा। बाप उठ के नहीं चाहती क्या, आप चाय के कप लेके बैठे हो, वो आपका निकाय हो गया, वो खुला है। क्यों? क्योंकि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, बाहर की ओर फ्लो हो रहा है। तो ये इस प्रकार का निकाय कहलाएगा ओपन सिस्टम या खुला निकाय। किसी पात्र में गर्म जल या जेट इंजन, जेट इंजन में भी होता है, कोयले का दहन किया जाता है या किसी भी फ्यूल का दहन किया जाता है, वो भी ओपन सिस्टम पे कार्य करता है। होता अपने पास होता दूसरा निकाय, बंद निकाय। किसी पात्र में रखा गर्म जल, ये बंद है, आपको लग रहा है कि इसकी परिसीमा से उष्मा बाहर नहीं जा सकती, मैंने उसे ढक दिया, लेकिन आप रोक तो नहीं सकते हैं। आप चाय के कप को ढक दीजिए, क्या वो चाय इतनी की उतनी गर्म रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी दीवारों से उष्मा बाहर जा रही है, आप उसे नहीं रोक सकते। इस प्रकार के सिस्टम को कहेंगे बंद निकाय। विलगित निकाय, जिसे न तो उष्मा और न द्रव्य बाहर नहीं आ जा सकती, उस ऐसे सिस्टम को कहेंगे हम विलगित निकाय। अचानक फटने से पहले साइकिल की ट्यूब, ये बहुत बड़ा शानदार उदाहरण है, आपको देखने को मिलेगा। अब बात करता हूं मैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली जो में आती है। आपका चैप्टर जहां का जहीं नहीं रुका है, आपका चैप्टर बहुत आगे तक चला गया है। यही मैंने पूरे उष्मा गति का जो शायद 5-6 दिन तक भी खत्म ना हो, उसको मैं आगे की ओर ले जा रहा हूं। वो भी एक बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जहां हर चीज को डिफाइन किया जा रहा है, छोटी से छोटी बात भी, ताकि आपको उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली को बहुत बारीकी से पकड़ सके। इसके अलावा मैंने बात की थी आपके पहले, ऊष्माधारिता होती क्या है। ऊष्माधारिता बताया भी था, लेकिन यहां पे समझ लो फिर, ये इसी की डेफिनेशन है। किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। मात्रक होता है
जूल पर केल्विन। सीजीएस मात्रक की बात करूं तो जूल का हो गया, जूल को कैलोरी में, बड़ा मात्रक है यार, जूल को कैलोरी में, और केल्विन को कन्वर्ट कर दो डिग्री सेल्सियस में। ये इसका ऊष्माधारिता का मात्रक होता है, जूल पर केल्विन। जूल को कन्वर्ट किया कैलोरी में, केल्विन को कन्वर्ट किया डिग्री सेल्सियस में। इसके अलावा बात होती है अब दूसरी, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ का ताप, किसी पदार्थ का ताप। अब पदार्थ है तो उसको ग्राम में या मोल में लेना पड़ेगा। किसी पदार्थ का ग्राम या मोल में ताप बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा, मात्रक वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा केवल। यहां पे जूल था, ये जूल का जूल लिख दो, पर केल्विन था, केल्विन का केल्विन भी लिख दो। अब चेंजेस क्या होता है, आपने जो पदार्थ लिया ना वो मात्रा के रूप में लिया, अब इसको मात्रा में लिख दो, बड़ा मात्रक है, किलोग्राम इनवर्स 1। सीजीएस की बात करूं, जूल का कैलोरी हो गया साहब, केल्विन का डिग्री सेल्सियस हो गया, इनवर्स 1 हो गया, और किलोग्राम का ग्राम इनवर्स हो गया। ये मात्रक होता है जो सीजीएस पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है। ये ऐसा ही मात्रक है, और ये सीजीएस में, सीजीएस एमकेएस मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक के अनुसार बताया था आपको, एमकेएस सीजीएस एपीएस क्या होता है। यही आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आगे से इन शब्दावलियों के बारे में इसकी चर्चा करेंगे।